नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस बहुत स्पेशल अंक में। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। ऐसे मेहमान जिन्हें किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं होती है। कहा जाए स्टार ऑफ़ इंडिया, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी शख्सियत। कभी-कभी लगता है कि उनका तारुफ़ कैसे कराऊँ? लेकिन मैं सीधा आ जाता हूँ। राहुल देव जी, आपका स्वागत है। बस एक अनुरोध है कि इन शब्दों से मुझे बचाइए। सीधे हम लोग मित्र हैं, बस मित्र के रूप में बात करेंगे। मित्र भी हैं, हमारे मित्र भाषाविद भी हैं। अ, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, समाज हो, उन पर हमेशा एक पैनी नज़र रहती है और उनकी जो कमेंट्रीज़ हैं, जो टिप्पणीज़ हैं, जो लेख हैं, वो अपने आप में अतुलनीय हैं और मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है और दशकों सीधी बात कहूँ तो मैं उनका फ़ैन हूँ। आज का नहीं, बहुत पुराना फ़ैन हूँ और मैं कुछ बातें सीधे चेहरे पर कहता हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं कहता हूँ और ये बात मुझे राहुल देव से कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं उनका पुराना फ़ैन हूँ। राहुल जी, सौभाग्य हमारा कि आप आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ? देश के हालात ऐसे हैं कि चिंता होती है। व्यवस्था का लंबे समय तक मैं भी हिस्सा रहा। स्टील फ्रेम पूरा पिघल गया, कुछ नहीं बचा। वो स्टील फ्रेम जो कभी खड़ा होता था, जो कलम कभी चलती थी, आज लगता है कलम भी टूट गई। विदेश नीति में ऐसे-ऐसे फैसले आए, जिसने हमें भी चौंकाया और हम नेहरू जी की नीति से भी हट गए। अर्थव्यवस्था में ऐसी तस्वीरें दिखाई गईं, जहाँ पर एक ऐसी चमक, ऐसी दमक कि भारत ये एक दुनिया का अनोखा देश बन गया, लेकिन वहीं 85 करोड़ को खाने को रोटी ना हो। अजीब-सा पैराडॉक्स है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो राजनीतिक परिदृश्य है, चिंताएँ सब चेहरों पर हैं। बहुत लंबी पृष्ठभूमि नहीं रखूँगा। आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आजकल के गिरते हुए राजनीतिक संवाद के ऊपर भी और स्थितियों के ऊपर भी। राहुल जी। धन्यवाद दिनेश जी। आपसे बात करना हमेशा ही सुखद होता है। आप की शैली इतनी सौम्य और अ, सार्थकता से भरी हुई है कि बात करना हमेशा बहुत सुख देता है, संतोष देता है। बहुत आभार अपने इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी चिंता हमें होनी चाहिए और हमारे आप जैसे शायद को होगी कि राजनीति में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। पार्टियों के साथ शासन की शैली भी बदलती है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक संस्कृति होती है, एक शैली होती है, विचारधारा तो होती है। तो अ, ऐसे बदलाव राजनीतिक माहौल में और तौर-तरीकों में थोड़ा बहुत उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल जो विशेष चिंता मुझे भी है और आपको भी है, वो ये है कि राजनीति के परे जो देश को चलाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएँ, संवैधानिक संस्थाएँ, लोकतांत्रिक संस्थाएँ जो अ, राजनीति और तमाम सार्वजनिक शक्तियों पर चेक्स एंड बैलेंसेस की जो प्रणाली है हमारी, तो उसका काम करती हैं, उनको संयमित नियंत्रित करने का काम करती हैं। अ, किसी भी चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या कोई और, इन दोनों को नियंत्रित और मर्यादित रखने का काम जो न्यायपालिका हमारी करती है वो हम लोग चौथा खंभा माने जाते हैं और वो भी उसको भी मर्यादित करने की ज़रूरत कई बार पड़ती है। तो इन विविध शक्तियों को संयमित, नियमित, नियंत्रित और मर्यादित करने वाली जो हमारी संस्थाएँ हैं, वो कमज़ोर पड़ रही हैं लगातार। उनको कमज़ोर कोशिश करके किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कमज़ोर, और उसमें बैठे कई लोग अपने आप को इसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपनी संस्था को कमज़ोर होने दे रहे हैं। ये चिंता की ज़्यादा बड़ी बात है और धीरे-धीरे हम पाते हैं कि संसद अ, पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। जो सबसे बड़ा हमारा मंच है,
निर्णयों का, कानून बनाने का संसद सबसे शक्तिशाली अंग है राज्य का। उसमें बड़े-बड़े बिल, बड़े-बड़े विधेयक, बजट तक बिना बहस के पास हो जाएँ। संसद की बैठकें और उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। हम हर लोकसभा में ये देखते हैं। उसमें काम होने वाले जो काम होते हैं उसमें उसकी जो उत्पादकता देखी जाती है, उत्पादकता कम हो रही है। उसमें अराजकता और उपद्रव और ठहराव, नारेबाज़ी, हुड़दंग ये चीज़ें इनकी घटनाएँ बढ़ रही हैं। सदन की कार्रवाई की जो और बहसों की जो गुणवत्ता हम देखते आए हैं, वो निरंतर गिर रही है। ऐसी-ऐसी बातें सदन में कही जा रही हैं, की जा रही हैं, जिनकी हम पहले कल्पना नहीं कर सकते थे और हम पाते हैं कि उन पर कोई सज़ा नहीं हो रही किसी को। ये संसद की बात है और जब संसद में ये है, तो फिर हमारे राज्य विधानसभाओं में इससे बेहतर कैसे हो सकता है? तो हमारे यहाँ जो नीति निर्माण का, कानून निर्माण का उच्चतम स्तर है, देश जहाँ से चलता है, वहाँ पर क्षरण हमें हर तरह का क्षरण दिख रहा है। नैतिक क्षरण तो है ही। एक तो ये चिंता की बहुत बड़ा कारण है। कार्यपालिका की आपने स्टील फ्रेम की बात कही, आप स्वयं उसका हिस्सा रहे हैं, तो आपको स्वयं पता है कि वहाँ पर नैतिक क्षरण कितना तेज़ी से हुआ है और लगातार हो रहा है। मैंने हमेशा से ये माना है कि अगर हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र में कोई एक वर्ग सबसे सुरक्षित है और अधिकार संपन्न भी है और अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से संपन्न भी है, तो वो हमारी कार्यपालिका है। सरकारी सेवा में अगर आप हैं, आप अधिकारी हैं या नहीं भी हैं तो भी, कर्मचारी भी हैं तो भी, आपके पास सबसे बड़ी ताकत है आपकी सुरक्षा की अगर आप जब तक कोई बहुत बड़ा अपराध ना कर दें, बहुत बड़ा कहीं घोटाला ना हो जाए जिसमें आप पकड़ लिए जाएँ, जब तक ऐसा ना हो तो आपकी न सेवा की सुरक्षा लगभग एब्सोल्यूट है, शत प्रतिशत है। आपको उससे वंचित नहीं किया जा सकता, आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। आप अगर अधिकारी हैं तो आपको हो सकता है कि अपनी पसंद का ना मिले लेकिन जो जीवन की बुनियादी सुख-सुविधाएँ हैं, यानी एक घर और गाड़ी और सुरक्षा, इनसे भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो आपके एक सामान्य जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक मध्यवर्गीय परिवार को और एक व्यक्ति को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो 2-3 बड़ी जो ज़रूरतें हैं जीवन की, उन सब की पक्की तौर पे गारंटी शुदा पूर्ति सरकारी सेवा में होती है। अगर आप कुछ ज़्यादा गड़ अपनी ओर से गड़बड़ ना करें तो आपको दंडित करना भी आसान नहीं है। कोई आपसे नाराज़ हो जाए, आपका अफ़सर नाराज़ हो जाए तो एक सीमा के बाद वो अगर आपने ठीक से काम अपना किया है तो आपको दंडित करना भी आसान नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। प्रताड़ित कर सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद आपको दंडित नहीं किया जा सकता। मैं ये सरकारी सेवा की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि प्रलोभन में या भय में या किसी भी कारण से अपने कर्तव्य के अलावा कर्तव्य का उल्लंघन करने के सबसे कम कारण अगर किसी के पास हैं, झुकने के, बिगड़ने के सबसे कम कारण अगर किसी के पास हैं, तो वो इस वर्ग के पास है। हम राजनीतिज्ञों को जानते हैं कि उनके पास बहुत ताकत होती है, सबसे ज़्यादा ताकत राजनीतिक शक्ति होती है, लेकिन वो भी बड़ी असुरक्षा में जीते हैं। वो वर्ग भी अपने आप में बहुत असुरक्षित होता है, आप और हम जानते हैं। एक बार अगर आप विधायक चुन लिए गए या आप सांसद चुन लिए गए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप लगातार सांसद और विधायक बने रहेंगे, अगली बार आप हार सकते हैं। और तो एक वो असुरक्षा बनी रहती है। अब अगर आप मंत्री बन गए तो आपको मुख्यमंत्री और आपको अपनी पार्टी के नेतृत्व से भी एक डर बना रहता है कि मुझसे नाराज़ अगर हो गए मुख्यमंत्री नाराज़ हो गया तो एक मंत्री डरता है कि उसको हटा ना दिया जाए। ऊपर से भले ही कितना उसकी वो शक्ति संपन्न दिखता हो, अधिकार संपन्न दिखता हो, तो उनकी असुरक्षाएँ राजनीति भी एक सुरक्षित
व्यवसाय नहीं है, उसकी बड़ी असुरक्षाएँ हैं। और चाहे किसी पार्टी में भी आपको संगठन में भी काम क अगर एक कोई ज़िम्मेदारी मिलती है, तो वहाँ भी एक असुरक्षा आपको हर समय घेरी रहती है कि मुझे यहाँ से हटा ना दिया है, बाकी लोग जो मेरी जगह पे आने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे हटा ना दें, कामयाब ना हो जाएँ। मैं किसी तरह अपनी जगह अपने ये पद पर बैठा रहूँ। तो ये असुरक्षाएँ हैं, व्यापार में असुरक्षाएँ हैं। तो उसके बावजूद हम पाते हैं कि जो हमारा सबसे सुरक्षित वर्ग है, वो सबसे इतना कमज़ोर और इतनी रीढ़हीन क्यों साबित होता है? उसको अच्छी शिक्षा मिली है, उसको अच्छी शिक्षा मिली है, तभी वो वहाँ पर है। अ, जी, कोई बात नहीं। कैरी ऑन बिजली सर, लाइट गई। अगर बिजली आप हाँ, अब कोई बात चलिए आ गई। जी, ये अच्छा हुआ कि संपर्क नहीं टूटा। जी, तो तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि भई एक पूरे हमारे समाज में हर क्षेत्र में जब हमने देखा है आज़ादी के बाद से एक क्षरण आया है, नैतिकता में कमी आई है, वर्गीय नैतिकता में, व्यावसायिक नैतिकताओं में कमी आई है, सामाजिक नैतिकता में कमी आई है, तो उसका प्रभाव सब जगह पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पतन और क्षरण होता है जो एक लंबी प्रक्रिया का इतिहास की एक यात्रा में चलते हुए एक व्यापक सार्वभौमिक किस्म के क्षरण का अंग होता है, इसलिए उससे बचना किसी के लिए भी कठिन होता है। लेकिन जब क्षरण को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए, लोगों को योजनाबद्ध तरीके से या तो डराकर या प्रलोभन देकर उनको बिगाड़ा जाए, तो फिर संकट बढ़ जाता है और खतरे बढ़ जाते हैं। सबसे मैं कहूँगा कि हमारी राजनीति और हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने वाली सबसे बड़ी अगर कोई संस्था अभी तक रही है, तो वो न्यायपालिका हमारी रही है। और देश के अधिकांश बड़े जो निर्णायक अवसर आए हैं, इतिहास में मौके आए हैं, वहाँ पर अपवादों को छोड़कर हमारी उच्चतर न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचाने में, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों को बचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम कह सकते हैं कि आज भी अगर कुछ लोकतांत्रिकता हमारे यहाँ बनी हुई है, संवैधानिकता बनी हुई है और संविधान का पालन करने पर सरकारों को बाध्य होना पड़ रहा है, बाध्य बनाया जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा योगदान हमारी न्यायपालिका का है। लेकिन हम पाते हैं कि अब हमारी न्यायपालिका विशेष तौर पर जो सर्वोच्च न्यायालय को हम छोड़ दें तो बाकी न्यायपालिका भी हमें अब पहले जैसी मजबूत, पहले जैसी स्वायत्त और अपने कर्तव्य के प्रति उतनी मजबूत नहीं दिखती। हाल के दिनों में अब एक गुजरात में जैसे बिल्किस बानो का मामला हुआ, आप देखिए कि पूरे एक प्रदेश की, गुजरात प्रदेश की, पूरे प्रदेश की नीचे से ऊपर तक, उच्च न्यायालय तक, न्यायपालिका का अगर हम आचरण इस पूरे एक मामले में देखें जो बहुत असाधारण मामला था, भयानक मामला था। एक घटना में एक स्त्री, गर्भवती स्त्री के साथ कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके सामने उसकी 3 साल की बेटी की पत्थर पर पटक कर हत्या की गई, उसके कज़िन की हत्या की गई, बलात्कार किया गया, 14 रिश्तेदारों की हत्या की गई और उन लोगों को, उन 11 हत्यारों को और बलात्कारियों को जो सुप्रीम कोर्ट से दंडित किए गए थे, उनको जिस तरह से पूरी सरकार ने, पूरे प्रशासन ने मिलकर और न्यायपालिका ने उसको स्वीकार किया, उस वो नीचे से ऊपर तक उनको छोड़ा गया, वो हमारी न्यायपालिका और हमारे प्रशासन यानी आपका स्टील फ्रेम और हमारी न्यायपालिका दोनों के ऊपर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है कि हमारा सर्व शर्म से झुकना चाहिए। जी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो फैसला नहीं होता और अपना ही एक फैसला बदला नहीं होता, तो इतना भयानक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता कि उसकी कोई मिसाल ढूँढना कठिन था। तो ये ज चीज़ें हमें बता रही हैं कि एक सीमा के बाद अगर राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेती है कोई पार्टी या कोई एक व्यक्ति, तो वो सब हर चीज़ को, हर संस्था को अपनी इच्छा के आगे झुका लेती है। तीसरी जी, हमारी एक जी, जो मैं अंतिम एक एक वो कहूँगा कि 2 संस्थाएँ और हैं, जो संवैधानिक रूप से स्वायत्त संस्थाएँ हैं
और शक्ति संपन्न संस्थाएँ हैं। एक है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग हम जानते हैं कि एक चुनाव आयुक्त ऐसा आया शेषन, उसने पूरी उसकी तौर तरीका उसका बदल दिया और उसके बाद स्वर्ण युग देखा हमने, इस देश ने देखा कि चुनाव आयोग अगर सचमुच ईमानदार है और मजबूत है तो वो क्या कर सकता है, वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज हम उसी चुनाव आयोग को पाते हैं कि वो कहना ही पड़ता है कि वो आज एक सरकार के सामने उसका जी। हिस्सा बनकर उसकी इच्छा पूरी करने वाली चीज़ बन गई है। यही स्थिति हम सीएजी के बारे में कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी एक मैं कहूँगा ये सांस्थानिक संकट है लोकतंत्र का, कि जो संस्थाएँ हमारे लोकतंत्र की और संवैधानिकता को बचाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, दुर्ग का कवच का काम करती रही हैं, ये उनसे अपेक्षित है। आज वो कमज़ोर पड़ रही हैं और अपने इस धर्म के प्रति उतनी वो आग्रही दिखाई नहीं देती। जी।